नमस्कार भैया बहनों। आज हम कक्षा 11 की हिंदी पुस्तक अंतरा से कवि पद्माकर के कवित्व को पढ़ेंगे। पद्माकर के कवित्व को पढ़ने से पूर्व हम उनके विषय में थोड़ा पढ़ते हैं। आपसे निवेदन है कि आप अपनी पुस्तक और कॉपी और पेन ये साथ लेकर के बैठिएगा, क्योंकि कवित्व पढ़ते समय कुछ कठिन शब्दार्थ, क्योंकि कविता में ज़्यादातर शब्दार्थ ऐसे होते हैं जिनका अगर सही अर्थ नहीं लेंगे तो हमें कविता का मूल भाव समझ में नहीं आएगा। तो इसीलिए कॉपी पेन जरूर लेके बैठें और पुस्तक सामने रखिए। आइए पहले जानते हैं महाकवि पद्माकर के विषय में थोड़ी सी बातें। पद्माकर जी का जन्म सन 1753 मध्य प्रदेश के सागर नामक स्थान पर हुआ था। आपका अधिकांश जीवन बांदा उत्तर प्रदेश में बीता, इसलिए कुछ लोग आपको उत्तर प्रदेश में आपका जन्म मानते हैं। आपका जो वंश है उसमें अधिकतर लोग कवि रहे या काव्य लेखन में व्यस्त रहे, इसीलिए काव्य में वातावरण के कारण ही आपके वंश का नाम कवीश्वर पड़ गया। आपको जयपुर नरेश ने कविराज शिरोमणि की उपाधि से सुशोभित किया। आपकी प्रमुख रचनाएं जो हैं वो है हिम्मत बहादुर विरुदावली, पद्माभरण, जगदी विनोद, राम रसायन और गंगा लहरी। और आपकी मृत्यु सन 1833 में हो गई। कवि पद्माकर रीतिकाल के प्रमुख कवियों में थे। इनके काव्य की कुछ विशेषताएं: सजीव मूर्त विधान करने वाली कल्पना के द्वारा प्रेम और सौंदर्य का चित्रण किया है। कवि ने सजीव मूर्त विधान, ये क्या होता है कि जैसे हमारे सामने कोई दो मूर्तियां रखी हुई हों और इतनी सजीव हैं वो पहचान में नहीं आता कि ये जीवित हैं या मूर्ति हैं। तो प्रेम के सौंदर्य का ऐसा वर्णन, ऐसा चित्रण ये करते हैं कि ऐसा लगता है कि वो जो चित्रण में नायक और नायिका हैं वो साक्षात हमारे सामने खड़े हैं। इतना चित्रण जो है इनका बिल्कुल रियल का हो जाता है, सच लगने लगता है वो हमें। बहुत ही ज़बरदस्त चित्रण करते हैं ये, बहुत ही वर्णन जो है इनका बहुत ही गजब रहता है। और लाक्षणिक शब्दों के माध्यम से सूक्ष्म भावों की अभिव्यक्ति करते हैं। लाक्षणिक शब्दों से जो शब्द एक एक क्रिया का लक्षण हमारे सामने प्रस्तुत कर देता है और सूक्ष्म से सूक्ष्म भावों को भी हमारे सामने अभिव्यक्त करता है। प्रमुख रूप से ऋतु वर्णन में पारंगत थे। रीतिकाल के जितने कवि थे वो प्रकृति का चित्रण, खासकर वसंत ऋतु का चित्रण करते थे। और वसंत ऋतु का चित्रण में उस दौरान रीतिकाल के समय पद्माकर जी सिद्धस्थ कवि थे, पारंगत थे ऋतु वर्णन में। इनकी भाषा बहुत ही सरस, सुव्यवस्थित और प्रभावपूर्ण है, इसीलिए जनमानस के हृदय पर राज करती है। गतिमयता और प्रभावपूर्णता की दृष्टि से सवैया और कवित्व पर इनका एकाधिकार था। यानी सवैये में जो गति और गेयता का भाव होता है और जो प्रवाह से चलता जाता है, उसका जो गीत गाने की जो लय है वो बिल्कुल वृत्त नहीं होती, टूटती नहीं है और भावपूर्ण रहता है। इन सब गुणों से अगर उनके सवैया और कवित्व को देखें तो सबसे श्रेष्ठ हैं, सर्वश्रेष्ठ हैं। और एक सब माना जा सकता है कि उनका इस पर एकाधिकार था अपने समकालीन कवियों से। अनुप्रास अलंकार द्वारा ध्वनि चित्र खड़ा करने में भी अद्वितीय है। अनुप्रास अलंकार से ध्वनि चित्र खड़ा कर देना एकदम, तो ये भी कुछ इनकी ऐसी विशेषताएं थी जो उस काल के कवियों में अन्यत्र देखने को नहीं मिलती। पुस्तक में जो उनका हमारे पास 3 उनके कवित्व सवैये शामिल किए गए हैं पुस्तक में, तो आज हम पहला पढ़ेंगे। तो आप पुस्तक में देखें ध्यान से और पेन कॉपी साथ लेकर बैठे। जो कठिन शब्दार्थ बताए जाएंगे उनको नोट करें। कुछ कठिन शब्दार्थ मैं इसमें आपको बताऊंगा भी। तो आप देखिए कि और भांति कुंजन में गुंजरत भीर भौर,
और भांति यानी और ही तरह का, यानी रोज जिस तरह का दिखता है आज बिल्कुल उससे अलग दिख रहा है, इसीलिए कहा और भांति, और प्रकार का, अलग प्रकार का। कुंजन में, कुंजन झाड़ियों का झुंड या पौधों का एक जमघट सा, बाग बगीचा में गुंजरत, में गूंज रहे हैं क्या, भीड़ भौर, भौरों की भीड़। यानी और दिन जब बगीचे में या कुंजों में हम देखते थे तो भौरों की भीड़ दिखाई नहीं देती थी, उनका वो खुशी वाला स्वर सुनाई नहीं देता था, उनकी गुंजन सुनाई नहीं देती थी। लेकिन आज वसंत ऋतु में उनकी जो गुंजन है, उनका जो स्वर है वो और भांति का हो गया है। यानी एक होता है सामान्य वार्तालाप में जो हम बात करते हैं किसी से तो उसका जो स्वर होता है, और एक जो खुशी में वो हमसे कुछ बात करता है तो उसके स्वर में अंतर होता है। तो और समय में भंवरों की गुंजन में इतना मीठा स्वर नहीं होता था, लेकिन आज वसंत ऋतु में जब चारों ओर पुष्प पुष्प खिले हुए हैं तो ऐसे में भंवरों की जो भीड़ है वो बढ़ गई है और उनका जो स्वर है वो आज मन में एक खुशी का संचार कर रहा है। और डोर झोरन पे बोरन के हुए गए, और जो डालियां हैं उन पर अमराइयाँ यानी आम के पेड़ों पर जो मंजरियां हैं उनके भी झुंड लग गए हैं। तो उससे ये एक बात समझ में आ गई है, बिल्कुल स्पष्ट हो गई कि अब आम के पेड़ों पर भी मंजरियां लग रही हैं, तो इसका मतलब फल लगने वाले हैं। ठीक है, तो अब पद्माकर जी कहते हैं कि वसंत ऋतु ये जो है आ गई है, अब इसमें क्या हो गया है कि आम के पेड़ों पर बौर लग गई हैं, तो यानी फल लगने वाला है। कहे पद्माकर सु और भांति गलियानी, पद्माकर जी कहते हैं कि जो गलियां हैं उनमें भी जो शोभा है वो अलग भांति की हो गई, अलग तरह की हो गई है, और दिनों के मुकाबले बिल्कुल चेंज आ गया, बदलाव आ गया। क्या बदलाव आया है कि छलिया छबीले छैल, अनुप्रास अलंकार का कितना सुंदर चित्रण है, देखिए कि छलिया छबीले छैल और छवि छुए गए। यानी जितने भी गलियों में घूमने वाले नवयुवक सजीले नौजवान थे, छलिया, छलिया उनको यहाँ कहा गया है जो प्रेमी होते हैं, और छबीले यानी सज संवर कर जो रहते थे, छैल छबीले शब्द कहा जाता है जो सज धज करके गली मोहल्लों में हम देखते हैं नौजवान जो घूमते हैं। और उनकी जो और दिन की जो सुंदरता थी और आज की जो है छवि छुए गए, यानी उनकी आज की छवि पिछले दिनों की छवियों से कुछ अलग है, यानी आज वो और अधिक सुंदर लग रही है। और भांति विहग समाज में आवाज होती, और जो पशु पक्षियों का यानी पक्षियों का विहग समाज, पक्षियों का समाज, यानी जितने भी पक्षी थे और दिन जो उनका स्वर होता था और आज जो उनका स्वर है और भांति का है, यानी बिल्कुल अलग तरह का है। आज के स्वर में एक अलग ही प्रकार का खुशी का एहसास है। तो ऋतुराज वसंत के आने पर पक्षियों में भी एक खुशी की लहर दौड़ जाती है, तो उनके स्वर में भी एक खुशी का भाव अभिव्यक्त होने लगता है। ऐसे ऋतुराज के न आज दिन द्वय गए। तो जो ऋतुराज वसंत ऋतु आई है तो इसने आज जो परिवर्तन प्रकृति में दिखाए हैं तो उसने पुराने सारे जो कष्ट थे प्रकृति के, मनुष्य सब दूर कर दिए एकदम। और रस और भांति, और उसने प्रकृति ने क्या कर दिया है, प्रकृति में क्या कर दिया है इस ऋतुराज वसंत ने कि और रस, विभिन्न प्रकार के फूलों में विभिन्न प्रकार की खुशबू भरी हुई है, और रस और एक तरह का रस मिल रहा, बहुत आनंद आ रहा। और रीति और ही प्रकार की बिल्कुल क्रियाकलाप हो गए हैं, सबके क्रियाकलापों में एक अलग सा उत्साह भरा हुआ है। और राग और जो स्वर निकलते थे उन स्वरों का भी एकदम बदलाव हो गया है, उन स्वरों में भी एक खुशी का भाव निहित हो चुका है, बदल चुका है बिल्कुल। और रंग और सृष्टि का जो रंग था, इस पूरी प्रकृति का जो रंग था वो भी एकदम बदल चुका है। चारों तरफ रंग बिरंगे फूल खिले हुए हैं, पूरी हरियाली भरी हुई है, सब कुछ बदल चुका है। और तन और मन और बन हुए गए। तो शरीर पर, मन पर और इस
प्रकृति पर इस ऋतु का, वसंत ऋतु का इतना ज़बरदस्त प्रभाव पड़ा है कि हमारा जो तन है, हमारा जो शरीर है, उस पर भी इसका प्रभाव महसूस किया जा रहा है, हमारे मन पर भी इसका प्रभाव महसूस किया जा रहा है और प्रकृति के ऊपर भी इसका प्रभाव महसूस किया जा रहा है। बिल्कुल अलग तरह से दिखाई दे रहा है। तो इसमें जो है आप देखेंगे कि इसकी जो व्याख्या है वो भी मैंने इसमें आपको दी है, लेकिन कुछ कठिन शब्दार्थ हैं कि और ही प्रकार का, कुंजन यानी झाड़ियों में, गुंजरत भंवरों की गुंजन, भीर भौर भौरों का समूह, बौरन बौरन बौरा जाना, आमों के जो पौधा है या पेड़ है उस पर मंजरियाँ निकल आना यानी फल आने का सूचक है। विहक समाज, पक्षियों का समाज, अलग अलग पक्षी, छैल छबीले सुंदर नवयुवक और ऋतुराज वसंत ऋतु का कहा गया। ये इसकी व्याख्या मैंने आपको इसमें दी है, जिसे आप अपनी आंसर की कॉपी जो आपकी उत्तर पुस्तिका उसमें करेंगे। तो इसको मैं एक बार पढ़ के समझा देता हूँ आपको कि बाग में भंवरों के समूह की भीड़ बढ़ गई है, बागों में आम के पेड़ों पर बौनें लग गई हैं, जिससे पता चलता है कि फल अब लगने ही वाले हैं। गलियों में घूमने वाले बांके सजीले और सुंदर नवयुवकों पर अलग प्रकार की छवि छा गई है, अर्थात सुंदर युवकों की छवि और भी आकर्षक प्रतीत हो रही है। वसंत ऋतु में सभी के रंग ढंग बदल गए हैं। ऐसे दिन पहले किसी ऋतु में दिखाई नहीं देते। फूलों में विभिन्न प्रकार के रस भर गए हैं। कार्य को करने की रीति भी भिन्न प्रकार की हो गई है। गाए जाने वाले रागों में भी भिन्नता आ गई है। विभिन्न रंग चारों ओर प्रकृति में बिखरे पड़े हैं और इनका तन मन पर प्रभाव जो पड़ रहा है वो एक अलग ही प्रकार का है। तो ये इसकी व्याख्या है। गृह कार्य जो आपको इसमें करना है, पद्माकर जी का जीवन परिचय उत्तर पुस्तिका में आपको लिखना है। प्रथम कवित्व की सब प्रसंग व्याख्या उत्तर पुस्तिका में लिखनी है और कठिन शब्दार्थ भी आपको इसके लिखने हैं। तो भैया बहनों, इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार। और इसके जो 2 और कवित्व हैं वो हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए